तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो है आगे कंटिन्यू किया जाए। पहली ये क्लास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बट इससे क्वेश्चंस हमेशा बनता रहा है। इसमें चैप्टर फर्स्ट में दो तरह के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, दो ही तरह का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो 2 क्वेश्चन इससे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन। ओके, इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को पढ़ने का तरीका कैसे है, देखिए, या तो आप हमारे साथ साथ पढ़ते चलिए, लिखते भी चलिए। मैक्सिमम लोग ये क्योंकि थ्योरी पार्ट है तो नोट्स प्रिंट करवा लेते हैं या नोट्स पहले से लिखे होते हैं, ठीक है, या साथ साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। और जो लोग नोट्स हमारा हैंड रिटन वाला प्रिंट करवाए हैं या लिखे हैं, उसी को नोट्स को रखकर आप पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि वही कंटेंट सेम है, कुछ कंटेंट में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें अगर बदलाव होंगी तो आपको हम बताते चलेंगे, वो आप अलग से उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में हर साल कुछ न कुछ अपडेट करता रहता है, तो कुछ पूछता है अलग तो हम उसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी क्लासेस आगे बढ़ेंगी। चैप्टर फर्स्ट में यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग यानी कि भवन। आखिर भवन क्या है, बिल्डिंग क्या है, भवन क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना है। देखिए, बिल्डिंग हम बनाते क्यों हैं, इसको पहले जरा सोचिए। उद्देश्य क्या है, बिना उद्देश्य का कोई कार्य हम लोग करते भी नहीं है। आई बात समझ में। तो जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या होती है कि वायुमंडलीय प्रभावों से बचाने के लिए बनाई जाती है। किसको बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे सामानों को बचाने के लिए। भाई बहुत सारे आप क्या रखते हैं, आप तो खुद रहते हैं घर में, या बहुत सारे सामान आप रखते हैं, खाद्य सामग्री रखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखते हैं। उन सभी को अगर वायुमंडलीय प्रभावों से बचाना है तो हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। बिल्डिंग एक हमारा क्या करता है कि हमारे जो है जो भी वस्तु हैं, जो भी सामान है या फिर जो भी मानव है, उन सभी को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। तो वायुमंडलीय प्रभावों जैसे कि धूप हुआ, वायुमंडलीय प्रभाव का कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, जैसे धूप जो होते ही धूप की वजह से वस्तुएं खराब हो जाती हैं, ठीक है, या आपको धूप लगता है, जो भी व्यक्ति है उसको भी धूप लगता है। वर्षा होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, वस्तुएं खराब हो जाती हैं, खाद्य सामग्री खराब हो जाती है। आंधी वगैरह आती है, ठंड लगती है, लोगों को ओस वगैरह पड़ते हैं, गर्मियां लगती हैं। तो इन सब की वायुमंडलीय प्रभाव जो हैं, इन प्रभावों से बचने के लिए हमें भूमि पर यानी ग्राउंड पर एक स्थायी बसेरा यानी कि परमानेंट शेल्टर होता है। ये परमानेंट शेल्टर होता है, और परमानेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बार बार इसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जाते हैं। जहां पर एक जगह पर फिक्स कर दिए एक बार, वहीं पर ये क्या होता है, पूरा का पूरा फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसलिए परमानेंट शेल्टर क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और यहां पर हम अपने परिवार के साथ साथ आराम से रह सकें और अपने सामान की और अन्य कार्य क्या कर सके, संपन्न कर सके। ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं। बिल्डिंग का मेन उद्देश्य यही है कि हमें और हमारे सामानों को, हम हमारे वस्तुओं को वायुमंडलीय प्रभावों से बचाना, और ताकि हम क्या कर सके, इस बिल्डिंग में रहकर अपने जो भी कार्य हैं उसको हम लोग संपन्न कर सके। यही मेरा उद्देश्य होता है, या बिल्डिंग बनाने का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। बिल्डिंग आपका जो है मेन उद्देश्य आपको पता चल गया कि मेन है वायुमंडलीय प्रभावों से बचाना, जैसे धूप, सर्दी, ठंडी, गर्मी, ठीक है, कुहासे वगैरह पड़ते हैं, वर्षा है, आंधी है, इन सब से क्या होना है, बचाना है। किसको, खुद को और अपने सामान को और अपनी अन्य वस्तुओं को, ठीक है। और इसी में हम लोग रह कर क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है। अब हम लोग देखते हैं जो यहां पर टाइप ऑफ बिल्डिंग के अगर प्रकार की बात करें, बिल्डिंग के प्रकार की बात करें, ठीक है। देखिए, एक चीज और बता दें कि जैसे अभी आपसे हम कुछ पूछे ना, अगर आपको समझ में आ गया तो आप यस लिखेंगे ना, तो बहुत टाइम लगता है एस लिखने में। तो आप एस ना लिखकर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एस लिख सकते हैं। अगर इस एस लिखते हैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में, तो हम ये समझेंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो लिख सकते हैं चैट में, जिससे हम डायरेक्टली आपको समझ जाएंगे कि टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। जो टॉपिक बता रहे हैं बताने दीजिए, फिर आपसे हम खुद क्वेश्चन पूछेंगे, हैंड रेज के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं भवनों के प्रकार, टाइप ऑफ बिल्डिंग में। देखिए, बिल्डिंग हमारी जो है यहां पर टोटल 5 प्रकार की बताई गई है। 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, भवन होते हैं, ठीक है।
अब इसमें सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो आवासीय भवन है, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। आवासीय भवन ऐसे भवन होते हैं जिसमें हम खुद रहते हैं, ठीक है, अपनी वस्तुएं रखते हैं, ठीक। ये आवास के लिए यानी कि खुद हमें रहने के लिए जो मकान हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग आवासीय भवन या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। सार्वजनिक भवन यानी कि पब्लिक बिल्डिंग की अगर बात करें, पब्लिक बिल्डिंग की अगर यहां पर बात करते हैं तो पब्लिक बिल्डिंग ऐसे बिल्डिंग होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि आम जन यानी कि जो भी पब्लिक है वो उसमें जा सकती है। जैसे आवासीय भवन में एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका खुद का घर है, जो आपका खुद का मकान है, रहने के लिए जो मकान आप बना रहे हैं पर्सनल, ठीक है, रहने के लिए जो मकान या फिर पर्सनल जो मकान बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवासीय भवन बोलेंगे। सार्वजनिक या पब्लिक बिल्डिंग में क्या होते हैं, ये जो बिल्डिंग होते हैं जैसे कि आपका हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल की जो बिल्डिंगें होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो है आप तो खुद जाते ही जाते हो, साथ ही साथ और भी लोग जाते हैं वहां पर, ठीक है, इस तरह की बिल्डिंग। या फिर कह सकते हैं कि जैसे हमारा जो है स्कूल हुआ या फिर कॉलेजेस हुए, इस तरह की जो है हमारी क्या है बिल्डिंगें जो होती हैं, जो आम जन पब्लिक वहां पर जाए उसको हम लोग पब्लिक बिल्डिंग या सार्वजनिक भवन कहेंगे। तीसरा है व्यवसायिक भवन यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग। जैसे बैंक वगैरह क्या होते हैं, बैंक वगैरह जो होते हैं वो कमर्शियल बिल्डिंग में आते हैं, या फिर जो है हमारे कोई किराना का दुकान हुआ, या बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑफिस वगैरह खोलते हैं, वो सभी क्या है कमर्शियल बिल्डिंग में आएंगे। औद्योगिक भवन यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की अगर बात करते हैं, अब इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अब वहां पर जो बिल्डिंगें बनी होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहेंगे, यानी कि वो देश क्या है इंडस्ट्री के लिए बनाया गया है। आगे हम बात करेंगे धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ये आप लोग जानते हैं जैसे मंदिर मस्जिद जो भी चर्च वगैरह है, इन सब जगहों की जो बिल्डिंगें होती हैं वो धार्मिक एवं धार्मिक भवनें होती हैं। ऐतिहासिक भवन वो भवनें हैं जैसे कि कोई किला है पहले से बना हुआ है, ठीक है, जो ऐतिहासिक कई वर्षों से पहले से बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग ऐतिहासिक बिल्डिंग में रखेंगे। तो ये टाइप ऑफ बिल्डिंग है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है, क्वेश्चन कहां से पूछता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया आप लोग को, बता दीजिए फिर आगे बढ़े। हाँ, ये टॉपिक समझ में आया सभी? चलिए, जो डाउट होगा तो आप वहां चैट में लिख दीजिए, हम बता देंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहां पर जो है भवनों के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एज पर एनबी कोड। एनबी कोड मतलब होता है नेशनल बिल्डिंग कोड, राष्ट्रीय भवन संहिता, नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड। देखिए क्या है ना कि कोई भी हम लोग जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है, रूल रेगुलेशन जो उसके होते हैं वो एक कोड के तहत होते हैं, ठीक है, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है। ये कोड भारत में एक ही है, ठीक है, पूरे भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड एक ही है, और जो भी रूल रेगुलेशन जो भी क्लासिफिकेशन है वो सभी क्या है इस कोड के ही अंतर्गत सब क्या किए जाएंगे, रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, इसको नोट्स में अपने स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि भवन के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण करें। अभी तक सिर्फ आप टाइप ऑफ बिल्डिंग पढ़ रहे थे, अब आप उपयोग के आधार पर कैसा हम उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर भवनों का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब इसमें क्या होगा, नेशनल बिल्डिंग राष्ट्रीय भवन संहिता इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें ना टोटल यहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी बनाया गया है। जैसे वर्ग ए यानी कि कैटेगरी ए में कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ठीक है, इस तरह से कैटेगरी बनाया गया है। टोटल यहां पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटेगरी है, ठीक है। और यहां पर एक और होगा, जे भी होगा यहां पर, ठीक है, उसमें नहीं है, अभी लास्ट में एक जे भी आएगा, ठीक है, तो जे कैटेगरी भी इसमें है, ऐड कर लीजिएगा, नोट्स में आपके होगा। अब यहां पर जरा बात करते हैं कि ये कैटेगरी से ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वर्ग ए यानी कैटेगरी ए का बिल्डिंग अगर देखें तो कैटेगरी ए में आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि आवासीय भवन आते हैं।
रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि जैसे आप खुद उसमें रह रहे हो, खुद खाना पीना खाएंगे सोएंगे, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, जब कोई भी फैमिली पूरा अपने पर्सनल यूज के लिए कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको हम लोग आवासीय भवन यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा वर्ग बी यानी कि कैटेगरी बी में आपका शैक्षणिक भवन यानी कि एजुकेशनल बिल्डिंग आते हैं। शैक्षणिक भवन में क्या होते हैं, जहां पर शिक्षा प्राप्त किया जाता है, जैसे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, ये सभी भवन कैटेगरी बी में आते हैं, शैक्षणिक भवन में आएंगे। संस्थागत भवन, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे संस्था हैं जो कि वो संस्थाएं जो है लोग चलाते हैं, तमाम लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग संस्थाएं चला रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो है वो कैटेगरी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होगी, वो कैटेगरी सी में आएगा। कैटेगरी सी में क्या होते हैं, आपके संस्थागत भवन आते हैं। चौथा है आपका वर्ग डी। कैटेगरी डी में क्या होते हैं, सभा भवन यानी असेंबली आते हैं, जैसे लोकसभा भवन बना हुआ है, विधानसभा भवन बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका राज्यसभा भवन बना हुआ है, विधान परिषद भवन बना हुआ है, या फिर कुछ ऐसे आप बिल्डिंग बनाते हैं जहां पर सभाएं रोज करते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, ये सभी क्या है, आपके सभा भवन में आते हैं, वर्ग डी में यानी असेंबली बिल्डिंग। वर्ग ई यानी कैटेगरी ई में क्या है, व्यवसायिक भवन यानी कि जो बिजनेस में आएंगे। अब बिजनेस बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग होती है, जहां पर लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऑफिसेस वगैरह खोलते हैं। ठीक है, तो इस सब को क्या करेंगे, आपका ये हमारा व्यवसायिक भवन है, ऑफिसेस वगैरह जहां पर लोग खोलते हैं, इस तरह के बैंक वगैरह। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वाणिज्यिक यानी कि मर्सेंटाइल भवन में क्या होते हैं। मर्सेंटाइल भवन में आपके जो है, जहां पर जो आप मतलब जैसे लोग किराना दुकान वगैरह खोल लिए, या इसमें बैंक भी आ जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, इस तरह के अभी हम सबके बारे में डिटेल्स भी थोड़ा देख लेंगे। औद्योगिक भवन की बात करें, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्री के लिए अगर सिर्फ देखें तो वर्ग जी यानी कैटेगरी जी में जाएगा। उसके बाद भंडारण एंड स्टोरेज भवन वर्ग एच में। देखिए बहुत सारे लोग सीमेंट स्टोर करने के लिए, गिट्टियों की स्टोर करने के लिए बहुत सारे जो है माल गोदाम वगैरह बनाते रहते हैं ना, गांव में देखे होंगे, शहरों में माल गोदाम बनाते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं, उनको हम लोग भंडारण भवन इसमें समझते हैं, तो ये कैटेगरी एच में आएंगे। जोखिम वाले भवन हजार्डस जो बिल्डिंग होते हैं वर्ग आई में, जैसे कि आपका जोखिम उठाने वाले कौन कौन से भवन हो सकते हैं, जो आपका ये होता है फायर ब्रिगेड वाले बिल्डिंग जो होते हैं, ये सब हजार्डस में जोखिम वाले भवन कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब यहां पर आइए एक एक करके डिटेल्स थोड़ा देखा जाए। वर्ग ए में जो है, जैसे इसमें भी ना कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, जैसे कैटेगरी ए है वर्ग ए में है, तो वर्ग ए में भी क्या है, फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5 है, इस तरह से इसमें भी कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि यहां पर खुद व्यक्ति खुद रहते हैं ना, इसलिए। अब मान लीजिए वर्ग ए जो आप पढ़ रहे थे, आवासीय भवन यानी कि पर्सनल यूज के लिए या फिर व्यक्तिगत या किसी फैमिली के यूज के लिए था। ठीक है, तो ये आवासीय जो भवन है, रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है, इसमें हमारा A1 यानी A1 कैटेगरी जो आएगी वो अस्थायी निवास गृह होते हैं। अस्थायी निवास गृह का मतलब टेम्पोररी रेजिडेंशियल है। अब अस्थायी निवास में जैसे धर्मशाला, कहीं कहीं पर आप बारात वगैरह में जाते हैं तो वहां पर लोग धर्मशाला बुक कर लेते हैं, या कई पूरी फैमिली गई और वहां पर धर्मशाला बुक करके और 1 महीने या 10 दिन 5 दिन जो भी स्टे करना है वहां पर लोग स्टे करते रहते हैं। ठीक है, सराय जिसको सराय ऐसा बोला जाता है। पहले क्या होते थे, जब अंग्रेज वगैरह के समय या बहुत पहले जो है जो भी समय चलता था, उसमें लोग जैसे कहीं पर भी रुकना होता था, कहीं पर 4-5 लोगों को, तो सराय वगैरह जो है वहां पर रुक जाते थे, उसको सराय बोलते थे। वो सराय बिल्डिंग भी एक होती थी, वो इसी जैसे धर्मशाला कुछ इसी तरह से। रैन बसेरा, रैन बसेरा क्या होता है, शेल्टर है ये हर एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे यूपी में भी अभी प्रयागराज में मेला लगता है, तो यहां पर भी जगह जगह पर रैन बसेरा बनाए जाते हैं। अब जो लोग नहाने आते हैं या फिर कहीं घूमने आते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, उनका कोई आवास तो होता नहीं है, तो वो रैन बसेरा में 1-2 दिन के लिए रुक जाते हैं। उनका नहीं होता, ये गवर्नमेंट का होता है सब। ठीक है, कहीं कहीं पर प्राइवेट भी बना होता है, तो 1-2 दिन के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद फिर वो स्टे होंगे, फिर चले जाएंगे। तो कोई भी फैमिली रुक रही है, कोई भी पर्सनल खुद रुक रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, ये पब्लिक में ना आके
ये जो है अस्थायी निवास गृह में आएंगे, यानी कि A1 कैटेगरी में आएंगे। A2 कैटेगरी में व्यक्तिगत आवासीय भवन आते हैं। A2 कैटेगरी में व्यक्तिगत, जैसे आपकी जो घर की बिल्डिंग है, जो आप खुद आप घर में अपने रह रहे हो पर्सनल, ठीक है, वो आपका A2 कैटेगरी की बिल्डिंग है। कैसी कैटेगरी है? A2 कैटेगरी की आपकी बिल्डिंग है, जो आप व्यक्तिगत भवन जो आपका बना हुआ, जो आपके पापा बनवाए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे यहां बात करेंगे A3 कैटेगरी में आपका डोरमेट्री या फिर हॉस्टल हुआ या विश्राम गृह हुआ। आप रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पर आपको डोरमेट्री मिलते हैं। डोरमेट्री क्या होता है? एक ही कमरा होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सीट लगे होते हैं। आप बुक करेंगे 200-300 रुपए में, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको एक सीट मिल जाएगा। तो डोरमेट्री आपके क्या होते हैं, किराए के लिए, ये भी टेम्पोररी बेसिस पर है। हॉस्टल है आपका, ये भी A3 कैटेगरी में आएगा, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, अपने हॉस्टल में रह रहे हैं। विश्राम गृह है, ये भी आपका जो है वेटिंग हॉल होता है ना, जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे, वो सब A3 कैटेगरी में आपका आएगा। A4 कैटेगरी की अगर बात करते हैं, फ्लैट आते हैं। फ्लैट जैसे जानते होंगे आप लोग फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, 4 रूम का, 3 रूम का, 2 रूम का। ये सभी फ्लैट क्या है, A4 कैटेगरी में आएंगे, भले वो खुद उसमें रह रहे हो। लेकिन अगर कहीं और अपना जमीन खरीद कर अगर बनवाए हैं तब वो व्यक्तिगत में आएगा। फ्लैट अगर ये कहीं पर लिए हैं, ठीक है, चाहे किराए पर लिए हो चाहे वो खरीद कर लिए हो, तो वो भी क्या होगा, A4 कैटेगरी में आएगा। होटल, जैसे आप होटल में जाते हैं, उसमें रूम ले लेते हैं 1-2 रूम, वो A5 कैटेगरी में आता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कैटेगरी याद करिएगा तभी एग्जाम में आप लिख पाइएगा, ठीक है। कैटेगरी नहीं याद करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उत्कर्ष बोलिए, क्या डाउट है? बोलिए, क्या आवाज नहीं आ रही है? लग रहा है नेटवर्क नहीं सही है, आप चैट में लिख दीजिए। वर्ग बी की अगर बात करते हैं, कैटेगरी बी में अब हम बात करेंगे शैक्षणिक भवन। देखिए शैक्षणिक, जहां पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहां कहां शिक्षा प्राप्त करेंगे? स्कूल में, जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, जो कि इंटर कॉलेज है, इस तरह के कॉलेजेस में, या ठीक है, यूनिवर्सिटीज में। तो ये सब क्या है, आपके शैक्षणिक भवन है, जो इन सब की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। आगे बात करेंगे यहां पर कैटेगरी सी में। अच्छा, इसमें और कैटेगरी नहीं है, जैसे इसमें A1 A2 A3 5 है, इसमें ऐसी कैटेगरी नहीं है, इसमें सब कैटेगरी नहीं है। वर्ग सी में संस्थागत भवन यानी कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में अगर बात करते हैं, जैसे मैं बताया आपको कि बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, इस तरह की लोग चलाते हैं लोग, तो उस केस में आएगा इंस्टीट्यूशनल, किस में आएगा, कैटेगरी सी में आएगा। जैसे C1 कैटेगरी, C1 कैटेगरी क्या है, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी क्या एक संस्था ही होती है, जो लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, तो ये C1 कैटेगरी में आएगा। नर्सिंग होम ये C2 कैटेगरी में है, सॉरी C1 कैटेगरी में भी है। छोटे मोटे गांवों में देखे होंगे लोग क्लिनिक टाइप का खोले रहते हैं, ठीक है, वो भी नर्सिंग होम इसमें आएगा C1 कैटेगरी में। C2 कैटेगरी में इसमें आएगा अनाथालय, अनाथालय जिनका कोई नहीं होता है, ठीक है, जिनका कोई नहीं होता है वो अनाथालय में रहते हैं, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है या कोई ट्रस्ट वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं। वृद्ध आश्रम, जिनके वृद्ध आश्रम क्या होते हैं, बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख देते हैं, उब जाते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है आपका वृद्धाश्रम, अनाथालय, ये सब C2 कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये संस्थागत भवन है, कोई संस्थाएं चला रही होती है। C3 कैटेगरी में आपका जेल है, नारी मुक्ति केंद्र है, जेल वगैरह देखे होंगे ना आप लोग, जहां पर लोग कैदी रखे जाते हैं, उसमें क्या होता है, C3 कैटेगरी में उनको रखा जाता है, या नारी मुक्ति केंद्र, यहां पर भी जो नारियों को रखा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, C3 कैटेगरी में कहेंगे। कैटेगरी डी सभा भवन असेंबली बिल्डिंग, कैटेगरी डी सभा भवन असेंबली बिल्डिंग में क्या है, सामाजिक एवं धार्मिक मनोरंजन, सामाजिक एवं धार्मिक मनोरंजन, जैसे कि मंदिर हुआ, मंदिर में भी बहुत सारे लोग बैठकर जो है सभाएं भी करते हैं, जो है भजन भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, तो बहुत सारे लोग एक बैठकर उसी जगह पर डिस्कशन वगैरह ये सारी चीजें करते रहते हैं, तो मंदिर हो गया। सिनेमा हॉल में भी बहुत सारे लोग एक ही साथ बैठते हैं मूवी देखते हैं, तो सिनेमा हॉल भी सभा भवन में आ जाएगा। स्टेडियम है, रेलवे है, बस स्टेशन है, ठीक है, या फिर आपका लोकसभा भवन है, विधानसभा भवन है,
राज्यसभा भवन है। तो ये सभी भवन क्या है, आपके सभा भवन यानी कि असेंबली बिल्डिंग में आएंगे। वर्ग कैटेगरी ई, व्यवसायिक भवन यानी कि बिजनेस अगर बिल्डिंग की बात करें, मैं पहले बताया था जैसे बैंक बिल्डिंग हुआ, जो बैंक के लिए बिल्डिंग लोग किराए पे लेते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस बैंक, बिजनेस बिल्डिंग में कहेंगे। वकील के चैम्बर, बहुत सारे लोग अपने चैम्बर क्या करते हैं, बनवाते हैं, उस बिल्डिंग उसको क्या कहेंगे हम लोग, बिजनेस में कहेंगे। व्यवसायिक कंपनियों के कार्यालय, लेखा अभिलेख कक्ष आदि, जैसे बहुत सारे कंपनियों के जो है ऑफिस शहर में होते हैं, बहुत सभी कंपनियों के ऑफिस शहर में होते हैं। जितनी ऑफिस वाली बिल्डिंग होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी ई में यानी बिजनेस में रखते हैं। अब इनके कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, सब कैटेगरी अंदर नहीं है, डायरेक्टली इनके बस कैटेगरी है। सब कैटेगरी सिर्फ पहले वाले का था, ए वाले का और सी वाले का था बस, बाकी तो सब डायरेक्टली है। वर्ग एफ की अगर बात करते हैं, वाणिज्यिक भवन यानी कि मर्सेंटाइल बिल्डिंग, इस वर्ग में दुकानें आती हैं, स्टोर भी आती हैं, शोरूम भी आते हैं। शोरूम वगैरह बहुत बड़े बड़े शोरूम देखते हैं लोग खोलते हैं, मॉल वगैरह खुला होता है। स्टोर रूम, कुछ लोग जो है स्टोर वगैरह करते हैं सामान। दुकानें हैं तो वहां पर जो है लोग किराना की दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें लोग खोलते हैं। ऐसी बिल्डिंग वाणिज्यिक भवन यानी कि मर्सेंटाइल बिल्डिंग में आते हैं। कैटेगरी जी की अगर बात करते हैं तो औद्योगिक भवन यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यह इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग हमारे क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। इंडस्ट्री में जिन बिल्डिंग में वस्तुओं का निर्माण होता हो या उत्पादन होता हो वह इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाते हैं। जैसे बिस्किट की कंपनी बिस्किट बना रही है, वो किसी बिल्डिंग में ही तो बनाएगी, खुले में तो बनाएगी नहीं, वह जिस बिल्डिंग में बनाती है उसको हम लोग इंडस्ट्री बिल्डिंग कहते हैं। या भी आप कपड़े बन रहे हैं, शूज बन रहा है, जितने भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो अगर इंडस्ट्री में क्या हुआ है, इंडस्ट्री क्षेत्र में लगाए गए हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, तो ऐसी बिल्डिंगों को हम लोग क्या कहेंगे, कैटेगरी जी में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहेंगे। भंडारण भवन यानी कि कैटेगरी एच में अगर बात करते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग में जैसे गोदाम है, गैस का गोदाम होता है, गेहूं का गोदाम होता है, चावल का गोदाम होता है, एफसीआई वगैरह करती है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, इन सब के जो गोदाम होते हैं, इनकी जो बिल्डिंगें होती हैं उनको कैटेगरी एच में रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज हुआ, आलू वगैरह स्टोर किया जाता है, देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज में। खाद्य अन्य घर जो भी है, ये सब क्या है, आपके स्टोरेज बिल्डिंग है, कैटेगरी एच में आपके ये सब आते हैं। नेक्स्ट है आपका यहां पर जो है वर्ग जे। वर्ग जे में आपका अगर बात करती है, जोखिम वाले भवन यानी कि हजार्डस यहां पर हमारे बिल्डिंग है। अब यहां पर देखिए बहुत सारे, जैसे हमारा क्या होता है, पेट्रोल जहां पर स्टोर किया जाता है उसको हम लोग हजार्डस बिल्डिंग में रखेंगे, क्योंकि पेट्रोल क्या है आपका, जोखिम वाले बिल्डिंग है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, कुछ जोखिम भरा चीजें हैं। डीजल डिपो है जहां पर आपका तेल वगैरह भंडारित होता है, ठीक है, डीजल वगैरह। गैस सिलेंडर शेड है, बारूद है, बंद बारूद स्टोर होता है, ठीक है। और ये सब क्या है, आपके जोखिम उठाने वाले भवन हैं। फायर वाला मैं बताया था क्या, नहीं फायर वाला नहीं होगा, वो गलत हो गया। फायर वाली बिल्डिंग कौन सी, वो तो ऑफिस है एक तरह का, ठीक है, तो फायर वाला नहीं आएगा, ये वाले सारे आएंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बारूद वगैरह जहां पर स्टोर होता है, देखे होंगे, तो ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपके जोखिम वाले बिल्डिंग हजार्डस में आएंगे, क्योंकि ये वर्ग जे में है, ध्यान रखिएगा, वर्ग जे में, ठीक है। जे है कि आई है, नहीं 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 नहीं, आई है, जे नहीं है, ये आई है, वर्ग आई है, वर्ग आई है। तो टोटल यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, टोटल 9 प्रकार के हैं। तो 9 प्रकार के हमारे क्या है, बिल्डिंग यहां पर क्लासिफाई किया गया है, ये एग्जाम में पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, बताइए किसी को डाउट है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में किसी को डाउट है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा ये उपयोगिता के आधार पर है, ऑक्यूपेंसी के आधार पर है बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन, और जो ऊपर आपने देखा था वो सिर्फ टाइप ऑफ बिल्डिंग है, नॉर्मल जो टाइप ऑफ बिल्डिंग पूछा जाता है वो है। अगर वहां पर कह दिया उपयोगिता के आधार पर क्लासिफाई करें या कैटेगराइज करें, तब आपको यही टोटल आई तक लिखना है, कैटेगरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इस तरह से बता दीजिए, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं, भवन के घटक, कंपोनेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, कंपोनेंट या फिर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग कहिए, चाहे कंपोनेंट कहिए चाहे पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग कहिए, ठीक है।
कंपोनेंट या पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग में हमारे क्या है, जैसे हम लोग जो मकान बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हम लोग नीचे से यानी कि ग्राउंड से कंपोनेंट को क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे ग्राउंड पर होता है किसी भी बिल्डिंग का, वो उसको नीचे का भाग क्या होता है, उसको नींव। तो पहला कंपोनेंट यहां पर हमारा क्या है, नींव है। ठीक उसके ऊपर प्लिंथ होता है, कुर्सी होती है। फिर उसके ऊपर डीपीसी होता है, फिर वाल होता है, पिलर होता है, डाट लिंटर और सनसेट होता है, फिर फ्लोर होता है, रूफ होता है। फ्लोर मतलब जो हमारा क्या है, फर्श है, छत है। उसके ऊपर फिर पैरापेट यानी कि मुड़ेर होता है। उसके ऊपर सोपन या जीना होता है, स्टेयरकेस होता है। देन डोर होता है, विंडो होता है, और फिर जो है हमारा वेंटिलेटरी होता है। तो इतना यहां पर क्या है, कंपोनेंट ये बिल्डिंग के हैं। ठीक है, अब इस बिल्डिंग के कंपोनेंट की अगर बात करते हैं कि कैसे ये सब समझेंगे कि कौन कौन चीजें बिल्डिंग में कहां कहां पर होती हैं, कंपोनेंट क्या है रियल में, कैसे इसको देखें। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह से ये पार्ट ये बने हैं। जैसे हमारा क्या होगा कि हम अभी इसी को आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसी को आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको आसानी से दिखे, ये समझ में आए चीजें। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो इसमें जरा देखिए सबसे निचला वाला भाग। देखिए जब भी सब यहां पर पहले तो ये समझना है कि हमारा ग्राउंड लेवल क्या है और जो है ये ग्राउंड लेवल कहां पर है और प्लिंथ लेवल कहां पर है। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग क्या करते हैं, यहां पर जो नीचे वाला भाग है देख रहे हैं, दिस इज ग्राउंड लेवल, देख रहे हैं, दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, सबसे निचला वाला भाग ये ग्राउंड लेवल, जमीन तल। जमीन तल से आप क्या करते हैं, ऐसे खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद इतना गड्ढा ऐसे खोदेंगे, और फिर आप क्या करते हैं, वहां पर फाउंडेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। सबसे नीचे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पूरा फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, नींव का निर्माण करते हैं, तभी हमारी बिल्डिंग क्या होती है, इस पर टिकी होती है। ठीक है, तो हमारा बिल्डिंग का एक पार्ट क्या हो गया, ये नींव हो गया, यानी कि फाउंडेशन हो गया। अब हम लोग एक फाउंडेशन का अलग से यहां पर चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें आप यहां पर पार्ट पढ़ेंगे या कंपोनेंट पढ़ेंगे, आगे चल के उन्हीं का एक चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहां पर कंपोनेंट न्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्यू का एक चैप्टर हम आगे देखेंगे। उसके बाद न्यू के बाद जब ठीक ऊपर आप जाते हैं तो यहां पर आपका क्या होता है, इस प्रकार से एक लेवल एक यहां पर देखा जाता है, ये एक हमारा क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये लेवल, इसको हम लोग प्लिंथ लेवल बोलते हैं। प्लिंथ लेवल क्यों बनाया जाता है वो सब अभी हम कल चर्चा करेंगे, कल की क्लास में, कि प्लिंथ लेवल क्यों बनाते हैं, कितनी यहां ऊंचाई रखते हैं, उन सब पर भी बात करेंगे। ठीक है, सब डिटेल्स में कल की क्लास बात होगी, इतना जल्दी नहीं कोर्स खत्म हो जाएगा ये आपका चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर प्लिंथ लेवल होंगे, और इसी प्लिंथ लेवल पर ही हम लोग क्या करते हैं, डीपीसी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डीपीसी लगाते हैं, डैम प्रूफ कोर्स इसी पर लगाते हैं। डैम प्रूफ कोर्स क्या है उसकी भी चर्चाएं होंगी कल। ठीक है, तो डैम प्रूफ कोर्स यहां पर लगाएंगे ठीक प्लिंथ पर। उसके ऊपर यहां पर दरवाजा लगा होता है, देखे होंगे आप लोग, ये क्रॉस सेक्शन है, वर्टिकली ये दरवाजा लगा होता है, ओपनेबल होगा ये दरवाजा इस प्रकार से। और ठीक इसके ऊपर सनसेट लगा होता है, जो छज्जा आगे निकला होता है दरवाजे पर, देखे होंगे। तो सनसेट की वजह से अंदर पानी नहीं जाने पाता है घरों में। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, दरवाजे वगैरह पे पानी जो है गिरेगा ज्यादा। उसके ऊपर फिर क्या होगा, हमारा यहाँ पर सनसेट के ठीक ऊपर यहाँ पर लिंटल भी दिया गया होता है ऐसे। ठीक है, तभी दरवाजा लगा रहेगा। कल इसको हम लोग 3D में दिखाएंगे आपको, आज नहीं टाइम है क्योंकि आज अभी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। कल 3D में दिखाकर तब इसको कंप्लीट करेंगे। फिर इसके ऊपर हमारी क्या होती है, इस प्रकार से एक दीवार होती है, और ठीक इसके ऊपर हमारा इस प्रकार से फर्श होता है या फिर फ्लोर होता है। ठीक, एक कमरा खत्म, एक फ्लोर आपका खत्म। उसके ऊपर जब दूसरा फ्लोर स्टार्ट होता है तो यहां पर हमारा एक तरफ रद्दे यानी स्ट्रिंग कोर्स लगा दिया जाता है। उसके ऊपर फिर हमारा यहाँ पर सिल होता है, सिल के ऊपर फिर दरवाजा, फिर सनसेट आएगा, फिर छत आएगा। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, ये पार्ट आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, फिर कार्निश वगैरह आ जाएगा ऊपर। पैरापेट सबसे ऊपर ये रहता है, और पैरापेट फिर उसके बाद हमारी कॉपी की गई होती है। पैरापेट क्या है, सबसे ऊपर जैसे छत के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दीवार चारों तरफ बना देते हैं ताकि कोई व्यक्ति बाहर गिरे ना, कोई लोग बच्चे गिर जाते हैं, इस तरह से चीजें हादसे हो जाते हैं,
इसके लिए हम लोग छोटी सी दीवार खड़ी कर देते, उसको हम लोग पैरापेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया। इसका अभी एक क्लास आएगा कल, जब क्लास कल चलेगी तो उसमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताया जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक से थोड़ा समझ जाएंगे अगर आप यहां पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल्स कल इसको पार्ट सेकंड में देख लेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकंड कल आ जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में आई बात समझ में। 10 मिनट में आपको पूरा ये अच्छे से 3D में कवर करवा दिया जाएगा। तो यहां तक समझ में आया आप लोग को या नहीं, बताइए जल्दी से। जहां तक अभी पढ़ाएं वहां तक समझ में आया या नहीं, ये आपको कल और डिटेल्स में कल देखेंगे, बताइए। स्लैब बॉटम क्या होता है? स्लैब बॉटम, ये क्या पूछ रहे हैं? स्लैब बॉटम, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। स्लैब तो जो ये आपका डाला हुआ है ये छत का, इसी को स्लैब बोलते हैं। बॉटम क्या है? स्लैब का बॉटम यहां ये कह सकते हो कि इसका जो निचला हिस्सा, जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो छत का जो है ये ऊपर दिखाई देता है, जैसे पंखा लगा होता है, तो वो स्लैब का बॉटम ही है। उसको हम लोग सीलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीलिंग बोलते हैं स्लैब का बॉटम। और कोई डाउट है किसी को? और किसी को कोई डाउट है? कोई इस जितने टॉपिक ये पढ़ाए हैं इसमें कोई डाउट है? ये वाले पार्ट अभी हम लोग 3D में देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, कल की क्लास में इसको 3D में देखा जाएगा। बताइए, हो गया? ओके, चलिए तो अभी आइए थोड़ी देर में दूसरी क्लास देखते हैं 10 मिनट में। ठीक है, दूसरी क्लास इन्वायरमेंटल स्टडीज। और अच्छा लगा हो तो जो है फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहां सर क्लास आज की अच्छी लगी चैट में। ठीक है, फ्रीज वो हम बात करेंगे कल, वो चित्र के साथ कल बात करेंगे। ठीक है, फ्रीज क्या है, कॉर्निस क्या है, कल एक एक करके पूरा 3D फिगर जब लाएंगे ना एक बिल्डिंग का, तो वहां लगा होगा तो वो ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर वो क्लास दूसरी छूटेगी। चलिए कल इस पर बात होगी, इस सभी टॉपिक पर एक एक करके। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए।